हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9th हिंदी बुक से हम क्षितिज हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 है हरिशंकर परसाई जी के में, और इनका जो पार्ट है उसमें पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद जी का नाम आया तो हमारे हिंदी साहित्य के अंदर जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है मुंशी प्रेमचंद जी का। तो उनके जीवन पर जो आधारित है कि इसका शीर्षक दिया गया है फटे जूते, यानी उनके जीवनी के उनका एक साधारण तरीके से जीवन जीने का जो तरीका, उस पर इन्होंने एक व्यंग्य रूप में एक पार्ट लिखा है जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। तो ये पहले हम बात करेंगे हरिशंकर परसाई जी के जीवन के बारे में, उनका जीवन परिचय लेते हैं। तो देखिए, इनका जन्म जो है 1922 मध्य प्रदेश में होता है। 1922 ईस्वी है, होशंगाबाद, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? वो मध्य प्रदेश में, ठीक है, यहाँ इनका जन्म होता है। आगे जाकर देखिए, इसमें एक जमानी जो गांव था, ठीक है, होशंगाबाद में जमानी गांव जो है इनका जन्म हुआ था। इसके आगे देखें कि इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था, ठीक है। यानी जो स्नातकोत्तर की डिग्री होती है, जो सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, बड़ा जो बोर्ड माना जाता है, वो एमए का। तो इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से क्या की थी? एमए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया, यानी पढ़ाने का काम भी किया था। और अधिकतर हम देखते हैं, अधिकतर जो हमारे लेखक या कवि होते हैं, तो कुछ समय बाद जब विद्यालय से वो जो मुक्त हो जाते हैं, कॉलेज शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, इसके बाद अपने जीवन के कुछ वर्ष जो होते हैं वे किसी विश्वविद्यालय में, विद्यालय में शिक्षा देने के काम में करते हैं। इसके बाद उनका जो साहित्यिक जीवन होता है वो साथ साथ बरकरार रहता है, यानी उस बीच वो कई सारी कृतियों का, कहानियों का या कविताओं का लेखन भी करते रहते हैं। आगे हम देखें इनके बारे में, 1947 से आगे देखेंगे। 1947 से क्या होता है कि ये स्वतंत्र लेखन करने लगे थे, यानी इस दौरान हम देख सकते हैं कि इससे पहले शायद इन्होंने किसी के साथ मिलकर, या इस समय माने कि एक जो मानसिक प्रताड़ना उस समय हम झेल रहे थे देश आज़ादी से पहले, क्योंकि एक जो सन दिया हुआ है वो हमारी आज़ादी से पूर्व का, जिस समय में आज़ादी जिस वर्ष मिली थी, इसके इन्होंने जो लेखन कार्य किया था वो एक बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, जिनमें विचारधारा भी स्वतंत्र थी और लेखक खुद को भी स्वतंत्र महसूस करता था। तो इस विचारधारा से वशीभूत होकर आगे उन्होंने अपना लेखन कार्य को आगे प्रवर्तित कर रहे थे। इसके बाद देखें, उनकी एक पत्रिका निकलती थी जबलपुर से, इसका नाम था वसुधा, ठीक है। तो यानी इतने बड़े राइटर हैं कि उनकी खुद की एक नाम से उन्होंने वसुधा पत्रिका निकाली थी, ठीक है ना। तो आप ये भी देखें कि भाई ये वसुधा क्या चीज़ है, तो वह है पत्रिका। पत्रिका यानी किताबें जो आती है, यानी उस एक शीर्षक के नाम से एक किताबें चलती हैं। किताबें क्या होती है? जैसे हमारे यहाँ कई मासिक जो पत्रिकाएं होती है, वार्षिक होती है, जैसे आपके समाचार पत्र होते हैं। तो समाचार पत्र भी आपने देखो, कुछ तो हमारे डेली आते हैं, कुछ सप्ताह के आते हैं, कुछ जो होते हैं पखवाड़े के, सब 15 दिनों में आते हैं। तो यानी इसमें इतने दिनों का क्या होता है, लेखा जोखा सब कुछ विश्लेषण रूप में दिया जाता है। तो साहित्य के तौर पर भी ऐसा होता है कि एक नाम से कोई पत्रिका निकलती है, यानी हर महीने वो छपती है, लेकिन उसमें हर बार जो होते हैं, कई बार कवि या लेखक जो होते हैं चेंज होते हैं, उनकी कहानियों के शीर्षक चेंज होते थे। जैसे आपने बच्चों के लिए जो बाल हंस नाम से एक किताब आती है, ठीक है ना, जैसे वो साप्ताहिक होती है या मासिक होती है, तो आपने उसमें देखा होगा कि किताब का नाम तो वही रहता है, यानी वो एक पत्रिका है, उसका नाम तो वही रहता है, लेकिन उसके अंदर जब आप कहानियां पढ़ते हो तो देखा होगा आपने कई बार कहानियों की नई नई कहानियां होती है, नए नए उसके लेखक होते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने भी वसुधा नाम से एक पत्रिका का संपादन कार्य किया था, और इसकी जो है संसार भर में काफ़ी, जो हिंदी संसार यानी हिंदी जानने वालों बीच काफ़ी इनका लोकप्रिय होती है। और आगे देखिए कि 1905 में उनका निधन हो जाता है, ठीक है। तो हमने जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ा। ठीक है, 1995 में, 1905 नहीं, 1995 में जाकर इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। यानी हिंदी साहित्य एक बड़े जो लेखक माने गए थे, उनका इतना जीवन जो इन्होंने अपने लेखन कार्य में भी संपन्न किया था, ठीक है। ये इनके जीवन के परिचय, जो क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन आता है कवि परिचय से, तो उसमें देखिए आपको जब कवि परिचय पूरा दिया जाता है कि कवि परिचय लिखना है, तो उसमें क्या बताते हैं, जन्म मृत्यु के बारे में बताते हैं, उनका एक जन्म विशेष अगर आपको याद होता है तो लगभग वो बताते हैं कि जैसे शॉर्ट डिटेल मैंने लिखा है, लेकिन आप जैसे बुक में देखोगे तो आपको पूरा लिखना है कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश
प्रदेश, और एक से क्या चीज़ थी कि उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से, ठीक है, उन्होंने कोई एक चीज़ अलग से तो वो पत्रिका निकाली थी। आगे अगर हम बात करेंगे इनके साहित्यिक जीवन के बारे में कि इनका साहित्यिक जीवन कितना प्रबल होता है, तो आगे देखिए इनके ठीक है। आगे हम बात करेंगे इनका कि इनका जो महत्वपूर्ण स्थान आता है वो व्यंग लेखकों में आता है, ठीक है। कई बार होता है कि कोई कहानियों के लिए आता है, किसी की होती है कि वो कविताओं में श्रेष्ठ होता है। तो यानी हर जो लेखक कवि होते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता जरूर होती है कि वो किस तरह के लेखन में आगे प्रवृत्त होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा पाठ का नाम है प्रेमचंद जी। अब प्रेमचंद जी ने लिखे तो उपन्यास भी हैं, ठीक है, लेकिन इनको जाना किस नाम से जाता है कि कहानी सम्राट के बारे में, कि इन्होंने सबसे ज्यादा क्या लिखी है, ऐसी कहानी लिखी है जो कहानी का अगर जिक्र आता है कि किसी लेखक का नाम पूछा जाता है तो वो किसके नाम आता है, पहले प्रेमचंद जी का, ठीक है। तो आगे हम देखें इनकी कृतियों के बारे में, इन्होंने कौन कौन सी कृतियां यानी कौन कौन सी ऐसी कृतियां व्यंग्य के ऊपर लिखी है, ठीक है। तो उसमें पहले हम लेते हैं जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। इसके बाद है उनका ये इनका एक कहानी संग्रह था, ठीक है। इसके बाद है इनका नागफनी की कहानी, इसके बाद है इनके तट की खोज, ठीक है। ये इनके क्या थे, ये इनके उपन्यास थे, कहानी का एक बहुत बड़ा भाग, ठीक है। कहानी में उपन्यासों में अंतर क्या चीज होती है कि हम कहानी में पढ़ते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष के जीवन पर आधारित होती है, काफी संक्षिप्त भी होती है, पढ़ते तो हम जैसे 8-10 पेज भी है, लेकिन वह कहानी एक मैटर के ऊपर होती है कि वो घटना विशेष को दर्शाना होता है, ठीक है। उपन्यास में होता है कि उसके लगभग होता है कि उसमें काफी कुछ चीजों के बारे में उसमें विस्तार रूप दिया रहता है, तो उपन्यास कहलाता है। उपन्यास में किसी की जो हम जैसे अभी पाठ का नाम देख रहे हैं उसमें हो सकता है कि उसके पूरा एक जीवनी के अलग अलग जो कहानियों के भाग होते हैं उनको एक साथ एक किताब में पिरो दिया जाता है, वो उपन्यास का रूप होता है, ठीक है। और आगे देखें इनके निबंधों के बारे में, तब की बात और थी, भूत के पांव, ठीक है। हमारे जैसे कई हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें बताते थे या जो हम कहानियाँ सुनते थे कि भूत होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है। देखो हमने तो अभी तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, ठीक है। आज हम नए युग में जी रहे हैं तो ऐसा हम मानते नहीं हैं, लेकिन जहाँ हम एक चीज़ आती है कि जहाँ ईश्वर है तो वहाँ पे राक्षस भी होता है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से कहा जाता है कि भूत जो होते हैं उनके चुड़ैल होती थी, उनके जो उनकी पहचान क्या होती है, उनका पैर उल्टे मुड़े होते हैं यानी पीछे की तरफ होते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने एक कहानी लिखी है बेईमानी की परत, ठीक है। ये इनका क्या है, आगे जो इनके निबंध संग्रह में आता है, ठीक है। कहानियों का तो रूप देख चुके थे, ये इनके निबंध संग्रह में माना जाता है, ठीक है। आगे इन्होंने जो लिखा था वैष्णव की फिसलन, शायद ये हम देख रहे हैं कि इसमें जातीयता का आधार लिया रखा है, तिरछी रेखाएं, एक था इनका विकलांग, श्रद्धा का दौर, ये सब क्या है इनके व्यंग संग्रह है, ठीक है। तो एक बार बोर्ड पे देख लीजिए इनके कहानी संग्रह, इनके उपन्यासों के बारे में, निबंधों के बारे में, व्यंग के बारे में दिया हुआ है कि उनकी कृतियों में हम देखें कि उन्होंने जो कहानियों का संग्रह लिया, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह में आता है, नागफनी की कहानी, तट की खोज इनके उपन्यास में आता है। इसके बाद तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, ये इनके निबंध संग्रह कहे जाते हैं। इसके बाद वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं या विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सब क्या इनकी व्यंग रचनाएं थी, व्यंग संग्रह थे। और हमारे जो कवि लेखक हैं यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी, जो अपनी हिंदी में जो विधा के
सर्वोपरि माने जाते हैं, जिनका एक लेखनी में विशेष इनको महारत हासिल है, वह इनका व्यंग का। ठीक है ना, व्यंग एक विधा होती है जो किस पे की जाती है कि व्यंग होता है कि हमें किसी व्यक्ति समाज जो होती है, कोई बात होती है, उसमें जो हमें कुछ कमी नज़र आती है, उसको क्या करना है, उसको अपने बड़े बेखूबी रूप से क्या करना है, अपने जो काबिलियत होती है उसके निवारण रूप से उसको सामने रखना होता है, वो कहलाता है व्यंग। ठीक है, व्यंग का मतलब ये नहीं कि मैं दुनिया में या किसी व्यक्ति विशेष में हमेशा बुराई बुराई ढूंढता रहूं, मेरे में अच्छाई के कोई गुण हो ना हो, मैं दुनिया में बुराई बुराई की, तो व्यंग नहीं कहलाता। ठीक है, व्यंग का मतलब होता है कि व्यंग करने के पीछे इसमें सुधार का प्रयास भी रहता है कि वह किसी में अगर कमी बता रहा है। ठीक है, होते हैं कई होता है कि जैसे मान लो ये बड़े लेखक हो गए और कुछ नए जैसे लेखक कभी आएंगे, तो आप भी जानते हैं कि नया जो आएगा उतना तो इतना बढ़िया लिख नहीं पाएगा, तो उसमें कुछ कवियाँ होगी तो व्यंग रूप में क्या करेंगे, उनमें त्रुटियों में सुधार करवाते हैं। ठीक है ना, तो ये कहलाता था व्यंग का। तो हमारे समाज में कई ऐसी कई रूढ़ियाँ होती है, कई ऐसी परंपराएं होती है जो हमारे लिए समाज के लिए लाभदायक ना हो या हमारे विकास में रुकावट डालती हो, तो वैसे कवि लेखक क्या करते थे, उन बुराइयों को, उन ऐसी त्रुटियों क्या करते थे, अपनी लेखनी के माध्यम से उन पर चोट करते थे। चोट करने का उनका ऐसा तरीका बताते कि इससे हमें कितना नाश होता है, हमारा समाज का विकास कैसे रुकता है, तो धीरे धीरे उनमें क्या आता जाता था, धीरे धीरे सुधार आता जाता। तो यही सुधार की प्रेरणा आज तक हम देखते आए हैं। ठीक है, आगे इनके हम जो लेखनी के विषय रहते थे उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो एक चीज होती है कि जैसे लेखक कवि होते हैं वो कौन से विषयों पर अपनी लेखनी ज्यादा चलाते हैं, उनके जो विषय होते थे या उनके जो निबंध संग्रह, हम जो कहानी का आधार होता था, उनमें क्या चीज ऐसे महत्वपूर्ण मिलती थी जो कि उनके कथा क्षेत्र को, कहानी क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करते थे। ठीक है, तो उनका देखिए यहाँ पे था, जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय समाज में जो पाखंड फैला था, पाखंड का मतलब क्या होता है, दिखावा, जो ढोंग करते थे। ठीक है, इसमें भ्रष्टाचार भी आप देख लीजिए, आज भी हमारे कई जगह भ्रष्टाचार जैसी चीजें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो उस समय जितना होता था, अंतर्विरोध की घटनाएं होती थी चाहे, ठीक है, हमने अभी एक देखा ही था इनका बेईमानी का। ये इनके क्या होते थे कि जो भी कहानी होती है अधिकतर उनमें इन चीज़ों को देखने मिलता था कि भारतीय समाज में जो हम देखते हैं कि कई सारा पाखंड फैला हुआ भ्रष्टाचार है जो अंतर्विरोध लोगों में पाया जाता है। ठीक है, उन सब की जो बातें होती थी इनकी रचनाओं में अमूमन देखने को मिलती थी। ठीक है, तो इनके था कि शोषण के विरुद्ध, ठीक है, और क्या चीज आती थी, शोषण के विरुद्ध इनकी लेखनी चलती थी कि जहाँ कुछ इनमें शोषण होता हुआ दिखाई देता था तो उन पर क्या करते थे, चोट करते थे, काफी गहरा प्रभाव छोड़ देते थे। ठीक है, आगे इनके देखने को देखें कि इन्होंने एक आदर्श व्यंग की रचना की थी। किसकी रचना की थी, आदर्श व्यंग, कि एक व्यंग वो जो उसमें क्या हो, सुधार का प्रयास दिखे, ऐसा नहीं हो कि किसी की कमी बताते रहें। ठीक है, आप कमी बताना ठीक है, लेकिन आपके पास वो कमी को सुधारने का कोई रास्ता नहीं है, कोई जरिया नहीं है, तो फिर आपका व्यंग क्या वो भी क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, इसके साथ इन्होंने सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक जनजीवन पे, जो इन तीनों चीजों में देखें, चाहे हमारा समाज हो, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो धर्म का हो, इन तीनों में जितनी भी इनकी कमियां नजर आती थी उन पर ये क्या करते थे, कठोर प्रहार करते थे। प्रहार करने से कोई तलवार लेके नहीं होता था, अपनी लेखनी के द्वारा होता था। इनमें जितनी भी कमियां होती थी अपने लेखों के माध्यम से उसको हमारे सामने उजागर करते थे। ठीक है ना, एक जैसे मैं कहीं विरोध प्रदर्शन करने जाऊंगा तो मुझे लोगों को जुटाना पड़ता है, मुझे एक एक लोगों को समझाना पड़ता है, लेकिन वही बात अगर मैं लेखन के द्वारा अगर लोगों तक पहुंचाऊं, ठीक है ना, मैंने तो एक बार लिखा है और मेरी जो पुस्तक थी, पत्रिका थी, लेख था, वो छप चुका है, उसके बाद जितने उसमें पढ़ते जाएंगे वो मेरे समर्थन में साथ आते जाते हैं। तो लेखनी का प्रभाव इस तरह होता है। ठीक है, आगे देखिए इनकी भाषा के बारे में करें तो इन्होंने अधिकतर जो है सामान्य बोलचाल की भाषा को ही अपने लेखन में रखा है। ठीक है, जो सामान्य में हम आप बातचीत करते हैं अपने समय प्रादेशिक में, जहाँ प्रदेश में हम जहाँ रहते हैं, तो हम जिस तरह की वहाँ के वातावरण की जो भाषा है, वहाँ के समाज की जो भाषा है, उसका जो वो प्रयोग करते हैं वही इन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से भी किया है। ठीक है, तो लेकिन इनकी जो संरचना होती है वो अनूठेपन के कारण उसकी भाषा में मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आगे हम देखेंगे कि प्रेमचंद के फटे जूते जो हैं
उनमें किन चीज़ों के बारे में हमसे क्या कराया है, रूबरू करवाया है। क्योंकि पाठ का जैसे हम नाम ही देख चुके थे, हमने पाठ को स्टार्ट करने से पहले पढ़ लिया था कि यहाँ हम जो पाठ है उनके किस विषय में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पढ़ेंगे प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं कि उनका जीवन किस तरह का था। ठीक है, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि एक बड़े रचनाकार की अंतर्भेदी जितने मन में उनका था कि उनका एक सादा सरल जीवन। ठीक है, और उसमें भी हम ये देखें कि वे बिल्कुल एक संतुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति नजर आते हैं। ठीक है, कि बिल्कुल संतुष्ट है, जो उनके पास है उसी में वे खुश रहना जानते थे, कभी ज़्यादा लोभ की उन्होंने लालसा नहीं करी। क्योंकि जिस जीवन परिदृश्य में जी रहे थे, जिस तरह का उन्होंने जिस तरह के व्यंग में उन्होंने अपने बारे में बताया था प्रेमचंद जी ने, जिस तरह के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए अपनी रचनाओं के माध्यम से, तो उसी तरह का एक व्यक्ति जो नजर आता है या हम जो मन में हमारे एक चित्र आता है, तो उसी तरह का जीवन हमारे मुंशी प्रेम जी जिया करते थे। तो उनकी जो है कि हम दिखावे प्रवृत्ति जो आज के ज़माने में लोगों में बढ़ चुकी है कि लोग आजकल क्या करते हैं, दिखावा ज़्यादा करने लग गए हैं। यानी कहीं पे भी हो, अगर आपके पास होने को कुछ भी नहीं है, 10 रुपये की आपकी औकात नहीं है, लेकिन हम ऐसा जताते हैं कि हमारे पास 100 रुपये हैं, चाहे हम किसी से वो चीज़ें मांगकर उधार लाकर भी दिखा सकते हैं। तो ऐसी प्रवृत्ति उनके जीवन में कभी भी देखने को नहीं मिलती है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, इनका परिचय हमने पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम पाठ को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।